हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला और दूसरा चैप्टर। पहला है विलयन, दूसरा है वैद्युत रसायन। इन दोनों चैप्टरों का इस वीडियो में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, इतना जितना हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्षों में ये सभी पूछे गए हैं। तो इसको आपको ध्यान से एक एक करके समझते हुए चलना है। एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर ये मिल रहा है, तो कुछ भी दिया जा रहा है तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बार बार क्या पता कब मिले कब ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की क्या होती है, मोलरता होती है। अब मैं आपसे कहूं कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, कितनी होती है भैया? तो यहाँ पे क्या है, 0.771 होता है या 0.779 होता है या 0.732 होता है या 0.831 होता है। तो याद रखेंगे जो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितना होता है, 0.779 होता है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है, ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पहला आप समझ गए, शुद्ध जल की मोलरता होती है कौन, 0.779 होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसूत्र गुणधर्म है। मतलब इनमें से निम्नलिखित में से किसका कौन सा अणुसूत्र का गुणधर्म है। तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया है सान्यता, ठीक है, दूसरा दिया है परासरण दाब, तीसरा है प्रकाशिकीय घूर्णन, चौथा है आपका पृष्ठीय तनाव। तो याद रखेंगे कि कौन सा है, तो जो परासरण दाब होता है ना वो उसका अणुसूत्र क्या होता है, गुणधर्म होता है। ठीक है, एकमात्र ये है परासरण दाब जिसका क्या होता है, जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, गुणधर्म होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयनों का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन, कौन सा इसमें विलयन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से विलयनों में से कौन से भौतिक गुणों का अणुसूत्र मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे ये बात आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई भी विलयन है, निम्नलिखित में से विलयनों का कौन सा भौतिक गुण ऐसा है जो क्या करता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं होता है। मतलब अणु की संख्या बढ़े घटे उस पर निर्भर वो नहीं करेगा, ऐसा कौन सा भौतिक गुण है। तो यहाँ पे कह रहा है वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, यहाँ पे हिमांक अवनमन, यहाँ पे कह रहा है पृष्ठीय तनाव, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है परासरण दाब। तो यही बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से विलयनों का भौतिक जो गुण है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विलयनों में जो भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हमारा हो जाएगा। तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट अभी तक हमने जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ले लिए होंगे आपने, चलिए जी आगे हम देखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी चल रही है, ठीक है, आपको पता होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके, गर्मी तो पड़ेगी ही, ठीक है, इसके ये प्रकृति का देन है तो वो तो कोई हम रोक नहीं सकते। फिलहाल फिर भी हमें पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस बातों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि गर्मी है तो इसकी वजह से आप पढ़ें ना, तो ये अच्छी बात नहीं होगी।
चौथा हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन है जिसका जलीय विलयन का क्वथनांक जो होगा वो सर्वाधिक होगा। मतलब ऐसा कौन सा जलीय विलयन है जिसको हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प में नहीं बदलेगा, इसका मतलब यही कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1% ग्लूकोज को या 1% NaCl मतलब नमक को या 1% CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड को या 1% सुक्रोज को। तो याद रखेंगे आप कि कौन सा ऐसा विलयन है जिसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है, तो वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो 1% जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, इसका विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। पांचवा हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुण नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन में, या कह रहा है कि हिमांक जो क्या है हिमांक अवनमन में, या परासरण दाब में, या पृष्ठ तनाव में। ये तो अभी हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है, जस्ट अभी हमने पीछे में भी यहाँ पे देखा है। देखिए अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे कह रहा था ना, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से विलयनों का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो पृष्ठ तनाव है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। और वही बात देखिए यहाँ पे भी घुमा के कह दिया कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता। तो अणु संख्या गुणधर्म का मतलब अणु संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो वो कौन है भैया, तो वो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव ही तो होगा। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। मतलब ऐसा कौन है जो बहुत ही न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, जिसको हम थोड़ा सा भी उसको ठंडा करेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा। तो ऐसा कौन है, पोटेशियम सल्फेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या यूरिया है, या ग्लूकोज है। तो आप याद रखेंगे कि पोटेशियम जो सल्फेट है ये एक ऐसा क्या है, ऐसा विलयन है जिसका हिमांक जो होता है वो न्यूनतम होता है, कम होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक को याद करते हुए चलिएगा, इसका कोई वो ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इसका ये ट्रिक है तो आप याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जितना दिया जा रहा है 2 चैप्टर का एक वीडियो में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलिए। और समय है आपके पास तो याद करते हुए भी चलिए, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है बड़े जी। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे। आपको शायद ये बात पता नहीं होगा, देखने से एडिटिंग कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं वीडियो हमने टोटल ये बना लिया था, ठीक है। बाद में मैंने देखा तो पता चला कि कैमरा ऑफ हो गया है। तो ये क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत परेशानी होती है। और जब मैंने देखा कि वीडियो नहीं बना है, वीडियो ऑफ हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा दुख लगता है, पर चलिए फिर भी हम देखते हैं। इतना देखिए 5-10 मिनट अभी हुआ फिर भी गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हिमांकों का अवनमन सीधे समानुपाती होता है। तो याद रखेंगे कि विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, या विलयन की मोलरता के, या विलायक के मोलरता के, या विलयन के मोल अंश पे। तो याद रखेंगे कि विलयन की जो मोलरता होती है इसके क्या होता है, ठीक समानुपाती होता है हिमांकों का अवनमन। मतलब हिमांकों का जो अवनमन यदि हम मान को बढ़ाते हैं तो विलयन की जो मोलरता होगी उसकी मान भी बढ़ती है, उसी का मतलब होता है समानुपाती। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा है, शायद हो सकता है कि फिर से ऑफ हो जाए, तो इसकी डर है, तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 मोल, 100 मोल, या 18 मोल, या 10 मोल। तो याद रखेंगे 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो वो होता है 10 मोल। आप कहेंगे सर कैसे, ये तो हमें समझ में आ गया, याद भी करना होगा, बट इसको तो बताइए। तो बिल्कुल मैं अभी आपको थोड़ा समझा ही दे रहा हूँ, बट आपको अगर आपने हमसे जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो अगर पढ़ा होगा तो आपको इतना इजी है ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 10 मोल, यहाँ पे कह रहे हैं 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी बात जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है।
ठीक है, हम इतनी बात जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, अणुभार होता है। ये बताइए, हमें यहाँ पे पूछा गया कि 180 ग्राम जल है तो जल के कितने मोल होंगे, मतलब जल के मोलों की संख्या पूछा गया है। तो जल के मोल बराबर भार बटे अणुभार हो जाएगा। जल का भार कितना दिया है, यहाँ पे 180 ग्राम जल ही का भार दिया है, तो मोल बराबर हम लिख सकते हैं मोल बराबर 180। अणुभार के जगह पर अणुभार की संख्या कितनी होगी, तो अणुभार कैसे निकालते हैं, अरे भैया जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 हम लिखेंगे, देख रहे हैं ना, तो 2 लिखकर फिर से गुणा का चिन्ह देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से हम गुणा करा देंगे। फिर से 1 हमने तत्वों का देख लिया, प्लस देंगे बीच में। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 हम लिखेंगे, फिर से गुणा देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, तो 16 हमने लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2 एकम में 2 प्लस 16 एकम में 16, तो 2 16 कितना होता है भैया, तो 18 होता है। मतलब जल का अणुभार कितना होगा, 18 होगा। तो यदि 180 में 18 से मैं भाग दे देता हूं तो 18 एकम में 18, 18 दाम में 180, मतलब मोलों की संख्या कितनी आया, जो मोल बराबर आया है वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैं क्या कह रहा था कि मोलों की जो संख्या होगी वो 10 मोल होगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। कह रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन धातु है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे Ag है, यहाँ पे Pt है, यहाँ पे Al है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये सब ऑक्सीजन के मतलब ये सब तो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, बट जो यहाँ पे एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसा धातु है जो जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, ठीक है, बढ़ते हैं जी। ठीक है, टाइम कम है इसलिए। अगला कह रहा है, 10वां हमारा है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाला पदार्थ है। अब इसमें कौन है जो अच्छे चालकत्व वाला विलयन वाला पदार्थ है, यहाँ पे है दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक। तो याद रखेंगे कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होगा वो कौन हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य वाला पदार्थ होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है नहीं कि जो मैं आपको बता दूं। 11वां कह रहा है कि 11th हमारा क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघट्य में बना ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान समझेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जल के विद्युत अपघट्य में बना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जल के विद्युत अपघट्य। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं जल हमने ले लिया H2O, तो जल हमने ले लिया, जल के विद्युत अपघट्य में बना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात। देखिए ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है तो ऑक्सीजन हमने लिख दिया, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमने H2 लिख दिया। अब बताइए इनका भारात्मक अनुपात हमें देखना है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है, 16 हमने लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 अगुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 से गुणा करा देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो 1 में अगर 16 गुणा कराएंगे वही बात है, तो 16 ये 2 हो जाएगा। अगर इसका सरल अनुपात निकालें तो 1 एकम में 1, 1 8 8, तो 8:1। तो ये आपका जो 8:1 आया, यही न है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात 8:1। वही बात अगर यहाँ पे कह दिया होता, ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर दिया होता, इसको अगर यहाँ पे दे दिया होता, कहता कि जल के विद्युत अपघट्य में बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहता का भारात्मक अनुपात क्या होगा, तो हम कहते हैं 1:8 होगा। तो अब ऑप्शन में 1:8 होता ना, 1:8, तब हम सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है तो इसलिए आगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को उधर लिया है। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो याद रखेंगे तनुता यदि हम बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा डर है, ठीक है, ले लिए होंगे। डर इस बात का है, पता नहीं कैमरा ऑन है या ऑफ है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। ये बात आप याद रख लेंगे, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। थोड़ा सा और मैं ऊपर, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम -1 सेंटीमीटर -1 मोल -1 होता है। और यहाँ पे याद रखें विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो याद रखेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, तो यहाँ पे यूरिया जो है ना वो एक विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। देखिए ये पहले मैंने समझाया था, तो वीडियो मैंने देखा तो ऑफ हो गया था, ठीक है। तो कैसे, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, यूरिया है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब होता है जो जल में टूटकर आयनों में टूट जाता है, जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है। बताइए सोडियम NaCl है तो Na+Cl- ये आयनों में टूट जा रहा है ना, तो ये विद्युत अपघट्य है। नाइट्रिक अम्ल है, ये भी विद्युत अपघट्य है। अमोनिया नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया भी क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, ये भी क्या है, विद्युत अपघट्य है। नाइट्रिक अम्ल नहीं समझ रहे हैं, अरे भैया HNO3, तो HNO3 यहाँ पे अगर आप देखें तो H+NO3- हो जाएगा, ठीक है। ये जल में टूटेगा H+NO3- में, तो ये भी तो विद्युत अपघट्य है ना। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया था, मैंने देखा तो फिर से कैमरा ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका काम हो गया, बहुत ही मैं खुश हूँ। मैं आपसे जल्द से जल्द मैं आपको ये बता दूँ, दो ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा। यदि वीडियो पसंद आया है, आपके लिए इतने गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, वीडियो कट जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके खासकर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी स्कूल ग्रुप में, कोचिंग ग्रुप में, अपने सभी फ्रेंड्सों के पास। इतना आप कर देते हैं मेरे लिए बहुत है। और यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और जल्द ही आपको इन दोनों चैप्टरों का न्यूमेरिकल मिलेगा। यदि आप कहते हैं तो कल मैं विलियन जो चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाऊंगा, इस पर 2 न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, इस पर भी 2 न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप कहते हैं तो विलियन जो चैप्टर है इस चैप्टर का पहला पार्ट 1 न्यूमेरिकल का वीडियो हम लाएंगे। यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।